नमस्कार, जनमंच में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। जनमंच में आज बात एक ऐसे मुद्दे की जिसने पूरे देश के अंदर सुर्खियां बटोरी हुई हैं। केंद्र सरकार ने 10% आरक्षण सवर्णों को दिया है और इसमें कहा गया है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। लंबे समय से इस आरक्षण की मांग चल रही थी। हालांकि पिछली सरकारों ने भी इस विषय के अंदर कई बार कदम उठाए थे। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने भी जो है वो 10% आरक्षण की वकालत की थी। 1991 के अंदर वो कानून भी लाए थे, लेकिन 1992 के अंदर इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब इसमें संविधान के अंदर जो है वो बदलाव के बाद में ये आरक्षण भी लागू किया जा सकेगा, लेकिन इस फैसले के बाद में कई तरह की सियासी चर्चाएं शुरू हो चुकी है। हालांकि कोई भी राजनीतिक पार्टी इसके विरोध में खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी कई डूज एंड डोंट्स के साथ वो अपनी अपनी बातें जो है वो इस आरक्षण को लेकर रख रहे हैं। आज इसी आरक्षण को लेकर हमारे साथ तमाम मेहमान इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं कांग्रेस का रिएक्शन जानना चाहूंगा। अर्चना जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इस फैसले के बाद में सुरजेवाला ने, आपके कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे तौर पर इस फैसले को खारिज नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप जो है वो आरक्षण तो दो, लेकिन आरक्षण का फायदा तभी मिलेगा जब नौजवानों को नौकरियां मिलेगी। नौकरियां ही नहीं है तो आरक्षण का क्या फायदा हुआ? आप इस आरक्षण के पक्ष में हैं? जिस आरक्षण की बात भारतीय जनता पार्टी ने 4 साल 8 महीने बाद की है और पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के तहत की है, उस बात को 20 वर्ष पूर्व राजस्थान में हम लोग शुरू कर चुके थे। और इससे पहले भी इतिहास है कि आंध्र प्रदेश, केरल और कई राज्यों में इस तरह की मांग उठती रही है। और वो बात अलग है, कॉन्स्टिट्यूशनली स्टैंड नहीं कर पाए। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी राजस्थान में है, उसने भी एक प्रस्ताव बना करके भेजा, आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण देने की बात कही। लेकिन देखिए, मेरा ये मानना है कि इसका विरोध तो कोई क्यों करेगा, क्योंकि मांग रही है और आम जनता के बीच से मांग उठ करके आई है। पर बात सही है, जब सुरजेवाला जी ने कल प्रेस वार्ता की, उसका भी कारण है कि हम इस समय केंद्र में विपक्ष में है और विपक्ष का अपना एक दायित्व होता है कि वो सरकार के किसी भी कैबिनेट डिसीजन को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दे। तो एक साफगोई के साथ उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई इकोनॉमिकली बैकवर्ड को आप रिजर्वेशन देते हैं, अच्छी बात है, इसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 4 साल 8 महीनों का, वो इस बात का सूचक है कि 10 करोड़ रोजगार देने की आपने बात कही, उसमें से सिर्फ 9 लाख रोजगार पूरे देश भर में आपने दिए। 24 लाख जो है गवर्नमेंट वैकेंसीज अभी जारी हैं। और इसके अलावा भी जो डिमोनेटाइजेशन हुआ और अन्य जो इनकी आर्थिक नीतियां रही या कह सकते कुनीतियां रही, उससे ले ऑफ्स हो गए करोड़ों रोजगारों के। तो ऐसी अवस्था में ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि यू भी कह सकते कि आपकी प्रॉपर्टी यानी कि आपकी नियत पर भी शक होता है। और इसमें डेस्परेशन ज्यादा दिखता है बनिस्बत इसके कि जिस वर्ग को आप टारगेट करें उसको आप फायदा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हो। बात बिल्कुल सही है। आपने कहा कि उनको रोजगार में और मतलब नौकरियों में और साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में रिजर्वेशन मिले। तो शिक्षा के क्षेत्र में रिजर्वेशन की तो आवश्यकता इसलिए थी कि आरटी हम ले आए थे और उसको आप लोगों ने कमजोर करने का काम किया। लेकिन जहां तक रोजगार सृजन अगर नहीं होता है, उसके बाद अगर आप इसको एक नारे की तरह ही प्रस्तुत करना चाहते हो, क्योंकि आपको हिंदी हार्टलैंड में डिफीट का सामना करना पड़ा, आपकी साख पर चोट पहुंची है, आपकी ये कह सकते हैं क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह लगे और बहुत से वर्ग, यही नहीं कह सकती कि अगड़े जो है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं वही नाराज है, समाज का हर वर्ग नाराज है। ऐसी अवस्था में ये डिसीजन यदि लिया गया है तो हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि पहले रोजगार सृजन का भी मापदंड तैयार कीजिए, रोड मैप तैयार करिए। कॉन्स्टिट्यूशनली स्टैंड कर पाएगा नहीं कर पाएगी, इच्छा शक्ति सरकार की होगी और बहुत सारी इसमें चीजें हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल डेस्परेशन इसके पीछे रही है, कोई बहुत ज्यादा सदिच्छा नहीं है या यूं कह सकते सदुद्देश्य इसमें दिखाई नहीं देता, जिसको लेकर के सरकार की तरफ से पीठ थपथपाने का काम किया जाए। तो और आपको एक चीज और बता दूं आसिफ भाई, ये तो 10% की बात है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार जब थी 1998 में, तभी हम लोगों ने तो 14% आरक्षण की बात कही थी और उसको क्लब किया था एसबीसी आरक्षण के लिए बाद में। लेकिन यही है कि दिखाना, हमने तो प्रयास पूरे किए, अब गवर्नर के यहाँ जाके रुक जाता है और इसके बाद अब केंद्र की सरकार इसको लेकर आती है अमेंडमेंट के रूप में। तो ये देखना भी पड़ेगा कि जो माननीय न्यायपालिका है उसमें किस तरह से स्टैंड करवाते हैं, किसी कोई इसे चैलेंज करता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम इसके विरोध में नहीं है, लेकिन हमारी सिर्फ एक सीधी सी बात है और मांग है कि कम से कम रोजगार सृजन के रास्ते को प्रशस्त कीजिए, तब इसका कोई फायदा किसी को मिल सकता है। अमित साहब, रिजर्वेशन की बात तो आपने कर ली, फैसला भी ले लिया। कांग्रेस का साफ कहना है कि जब इतने रोजगार है ही नहीं, आप रोजगार दे ही नहीं रहे, तो इस आरक्षण का फायदा
उन नौजवानों को कैसे मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था सरकार के गठन से पहले, सबका साथ सबका विकास। उसी के अंतर्गत जो बहुत लंबे समय से एक मांग चली आ रही थी, और जैसा अर्चना जी ने भी बताया, सबको जानकारी में भी है कि बहुत सारी सरकारों ने बहुत बार इस तरह का प्रयास किया कि आर्थिक आधार पर देश का वो वर्ग जिसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा उसको लाभ मिलना चाहिए। कारण यह है कि गरीबी या परेशानी या पिछड़ापन किसी की जाति देखकर नहीं आता। एक ब्राह्मण का बच्चा, एक बनिए का बच्चा, एक राजपूत का बच्चा, एक गुजर का बच्चा, एक आयस का बच्चा और बहुत सारी जातियां हैं, मुस्लिम का बच्चा, वो भी कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है और वो भी मुख्य धारा में नहीं आ पा रहा है। तो सरकार ने उसके लिए गंभीरतम प्रयास के नाते इस तरह का बिल सरकार संसद में लेके आई है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ इसमें मीन मेक निकालना अलग विषय हो सकता है। राजनीतिक पार्टियां, उनका स्वभाव होता है मीन मेक निकालना, आप मीन मेक निकालिए, लेकिन कम से कम मैं समझता हूँ इस पूरी पहल का बहुत अच्छी तरह स्वागत सबको करना चाहिए। दूसरी बात, माननीय अर्चना जी ने कहा कि हमारी सरकार लाई, 20 साल पहले लाई, बहुत अच्छी बात है, आप लाए, आपकी मंशा भी होगी। लेकिन मैं समझता हूँ बीच में 2 बार आपकी सरकार रही, राजस्थान में भी रही, 10 साल केंद्र में भी रही। आप शायद उसके लिए गंभीरतम प्रयास करते तो शायद आज ये मौका हमको नहीं मिलता। आप लोगों ने उस समय गंभीरतम प्रयास किए होते तो ऐसी स्थिति नहीं आती, दोनों जगह आपकी सरकार थी। लेकिन चूंकि अब हमने इसको आगे लेकर आए हैं तो मैं समझता हूँ जितने भी दल हैं, जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं, जितने भी लोगों ने, बिल्कुल आप लेके आए, सवाल वो नहीं था। मैंने सवाल आपसे ये पूछा था कि करोड़ों रोजगार की व्यवस्था कहां से होगी, क्योंकि ये आरक्षण आर्थिक आधार पर है और उसके बाद में जब तक रोजगार ही नहीं क्रिएट किए जाएंगे वो फायदा कैसे मिलेगा उस आरक्षण का? देखिए, मेरी बात सुनिए, आज 50% के लगभग आरक्षण देश में लागू है जी। तो क्या लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा उसके अंतर्गत? बहुत सी बात जो लोग आरक्षण की मांग करते रहे हैं, जिनकी मांग रही है कि हमको ये लाभ मिलना चाहिए, आर्थिक आधार पे आप करिए, आज हमने कर दिया है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि 20 साल पहले हम लाए थे, आज वो प्रश्न उठा रहे हैं कि रोजगार की उपलब्धता के ऊपर बताइए आप। रोजगार तो निश्चित रूप से उपलब्ध होता ही है, ठीक है। रोजगार तो लोग रिटायर होते हैं तब भी नए लोग आते हैं, उनकी नौकरी होती है, उनकी नौकरी के लिए चयन होता है, उनपे भी उसको लाभ मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, हमारी सरकार ने रोजगार के साथ में स्वरोजगार की बहुत बड़ी बात की थी। आप 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं। आज की तारीख में एक आंकड़ा है, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, देश में 7 लाख करोड़ रुपए का मुद्रा लोन सरकार के द्वारा दिया गया है और 13 करोड़ लोगों ने वो लोन लिया है। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। सरकार की योजना ये भी है कि जहां नौकरी मिल सकती है वह नौकरी, क्योंकि देश में देखिए हर व्यक्ति को आसिफ भाई नौकरी नहीं दी जा सकती। 10 लाख नए युवा हर महीने रोजगार की लाइन में आगे आते हैं। इतने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना किसी की भी सरकार रही हो, इन्होंने लंबे समय से शासन किया, अगर देश में ये सारे उपलब्ध करा देते, ठीक है। समय बहुत सारे मेहमान है, सबको सरकार तो चाहती है कि लोग नौकरी देने वाले, नौकरी मांगने वाले। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सबको नौकरी देना मुमकिन नहीं है। आपके सामने इन्होंने कहा है कि सबको नौकरी नहीं दी जा सकती, हर महीने 10 लाख रोजगार युवा जो है वो सामने आ जाते हैं। ऐसे में ये आरक्षण आपके कितना काम आएगा? जो इन्होंने आरक्षण 10% दिया है, इसका मैं एक तरफ से इसलिए स्वागत कर रहा हूँ कि कैसे ना कैसे चलो देर आए दुरुस्त आए। इन्होंने कम से कम सामाजिक समरसता के बारे में सोचा तो सही। हालांकि मिशन 72 पिछले 7-8 साल से हम लोग प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म करने के लिए और आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करवाने के लिए प्रयासरत है, आप लोग जानते भी हैं। तो अगर इस तरह का जो आरक्षण उन्होंने अभी आर्थिक आधार पे दिया है तो ये कि ये आरक्षण का जो क्रीमी लेयर का फंडा है वो उन्होंने अगर SC/ST वाले आरक्षण में भी लगा देते तो मेरे ख्याल से पूरी सामाजिक समरसता का एक अच्छा उदाहरण हो जाता। तो मेरा आपके इस मंच के जरिए ये अपील भी है माननीय प्रधानमंत्री जी और सब बीजेपी वालों से कि कम से कम आपने एक कदम उठाया है तो इसको पूरा कर दीजिए, आर्थिक आधार पे ही कर दीजिए, ताकि सारी सामाजिक विषमता खत्म ही हो जाएगी, सामाजिक समरसता हो जाएगी। जब बात आपने मेरे से पूछी है नौकरियों के मामले में, तो दोस्त नौकरियों वाली तो ऐसी कोई बात होती नहीं है, क्योंकि मुद्दा यह है कि फ्रस्ट्रेशन खत्म होना चाहिए। हम लोगों को ऐसा लगता था कि हमें रिजर्वेशन मिल नहीं रहा, शैक्षणिक हो या नौकरियों में हो, तो वो अगर रिजर्वेशन मिलता है तो आपकी मानसिकता जो है ना वो थोड़ी पॉजिटिव होगी। ये इस चीज का एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। नौकरियों के जो अवसर है वो तो सारे सबके सामने हैं, जैसे गवर्नमेंट उपलब्ध कराएगी, यू विल हैव ए इक्वल बेनिफिट ऑफ दैट्स द पॉइंट। ठीक है सर। जैन साहब, मैं आपके पास आऊंगा, उसके बाद में और भी आरक्षण से जुड़े नेता हमारे साथ हैं, उनके पास मैं जाऊंगा। जैन साहब, मेरा सवाल आपसे ये, मेरा सवाल थोड़ा सा लंबा है, आप सुनिएगा। जो तय किया गया है इस आरक्षण के अंदर, सरकार ने जो तय किया है, 5 शर्तें तय की है जिसको आरक्षण मिलेगा। उसमें सबसे पहली ये है कि 8 लाख से उसकी कम आमदनी हो, उसके बाद में कृषि भूमि जो है 5 हेक्टेयर से कम हो, 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर हो, जो निगम का प्लॉट है वो 109 यार्ड से कम हो, और अगर निगम से बाहर प्लॉट है तो 209 यार्ड से कम हो, इनको आरक्षण दिया जाएगा। अब आप ये बताइए कि इस हिसाब से ये जो शर्तें दी गई हैं, इस हिसाब से तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सालाना इनकम जो है वो 8 लाख के करीब है, वो टैक्स में भी छूट मांगेंगे फिर तो?
देखिए, सबसे बड़ी बात तो कि ये सिर्फ अभी टीवी में और अखबारों की खबर है जी। पार्लियामेंट में जो 124वां संविधान संशोधन विधेयक पेश हुआ है उसमें न तो 10% आरक्षण की बात कही गई है, न ही 8 लाख की आबादी की बात कही गई है। अभी सिर्फ संविधान संशोधन विधेयक ये पेश किया गया है कि अनुच्छेद 15 के अंदर ये शब्द जोड़े जा रहे हैं कि आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए सरकार विशेष प्रावधान कर सकेगी। मतलब सरकार पर को ये छूट दी गई है, सरकार ने ये छूट ली है कि आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग किन्हीं वर्गों के लिए हम उन्नति के लिए प्रावधान कर सकें। और इसी तरह का अमेंडमेंट आर्टिकल 16 में प्रपोज किया गया है कि आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों ने शैक्षणिक संस्थाओं में और राजकीय संस्थाओं में नौकरी के लिए हम प्रावधान कर सकेंगे। प्रश्न इस बात का ये आता है कि अभी तो यही तय नहीं हुआ कि आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग किसको कहा जाएगा, क्योंकि हमारी जो संवैधानिक धारणा है उसमें आरक्षण का आधार ये माना गया था कि बरसों से जो पिछड़ापन चला आ रहा है, जो आर्थिक रूप का आधार नहीं है बल्कि शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन है, उसको ये समाज दूर किया जाए। और ये दुनिया में हिंदुस्तान ही एक ऐसा कंट्री है कि जहां पिछड़े वर्ग की कैटेगरी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, 23% से शुरू होकर और अब हम पहुंच गए हैं 92% पर। क्योंकि आपने एक प्रश्न पूछा कि 8 लाख की अगर आबादी रख दी जाती है, वो रखा जाता है इनकम का सोर्स, तो हिंदुस्तान की 92% आबादी की इनकम 8 लाख रुपए से कम रिकॉर्ड के अनुसार है। तो अब एक बहुत बड़ा प्रश्न इसमें आगे पैदा होने वाला है कि इसके जो मॉडलिटीज आएंगी वो क्या आएंगी, क्योंकि अभी जो मॉडलिटीज दी जा रही हैं उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि इम्प्रैक्टिकल है कि आप एक देश की 92% आबादी को आरक्षण की कैटेगरी के अंदर लेके आ जाते हैं। दूसरी चीज, संविधान में कहीं भी ये प्रावधान नहीं है कि 50% आरक्षण की लिमिट दी जाए, परंतु 1963 में, आज नहीं, नागराज के जजमेंट तो बाद में 2006 में आए और इंदिरा साहनी 92 में आए, पर 1963 में जब मैसूर के अंदर शैक्षणिक संस्थाओं में जातिगत आधार पर आरक्षण 68% किया गया था, तब सुप्रीम कोर्ट की खंड 5 जजेज की बेंच ने यह कहा था कि एक वर्ग को आरक्षण देने का मतलब ये नहीं होता कि आप और सारे वर्ग के अधिकार छीन लें। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि आरक्षण का मतलब आप 68% यदि करने जा रहे हैं तो ये अपने आप में ही आरक्षण नहीं रह जाता, रिवर्स आरक्षण नहीं हो सकता। और भी कई सारी बातें उन्होंने कही थी और तब उन्होंने उस 68% आरक्षण को, तीसरी बात उन्होंने कही थी कि हिंदुस्तान के संविधान में जातिगत आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, हम पिछड़े वर्गों के आरक्षण की व्यवस्था है, परंतु हम कैटेगरिकली को जो क्लास है उसको कास्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो नहीं किया जा सकता। आप ये कहना चाह रहे हैं जैन साहब, अभी ये तय नहीं हुआ है कि आरक्षण दिया किसको जाना है? बिल्कुल, अभी तक जो आज जो कॉन्स्टिट्यूशन में अभी जो अमेंडमेंट आया उसमें ये तय नहीं। 10% आरक्षण दिया गया है। हमारे साथ आरक्षण से जुड़े बहुत सारे नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं राजाराम जी आपके पास आऊंगा, आपने भी लगातार जो है वो आरक्षण को लेकर बात की है। इस समय ये जो 10% आरक्षण केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है, जिसकी कानूनी व्याख्या आपके सामने जैन साहब ने की है, आप इससे कितना सहमत हैं? जैन साहब ने किया है, मैं इस बात में सहमत हूँ, लेकिन जो समय तय किया है इन्होंने 5 साल के बाद, यहाँ शक होता है कि ये एक बेईमानी की राजनीति है और इस तरीके का आरक्षण मिले, जिन गरीबों को मिले कोई एतराज़ नहीं, मिलना चाहिए उनको मिले, लेकिन मिलने का ये तरीका सही नहीं है, समय सही नहीं है, इनकी सोच सही नहीं है, इनकी भावनाएं सही नहीं है, विचार सही नहीं है। अगर आरक्षण देना हो तो आज जिनको दे रखा उनको दे दिया गया। राजस्थान के SC ST और OBC की हालत ये है कि इसके अंदर 15-16 यूनिवर्सिटी है, एक में ही आरक्षण नहीं है किसी को। आज कल परसों भर्तियाँ आई, कोई 100, 150, 200 पोस्टिंग थी, उसमें एक भी OBC का आदमी नहीं था। ये सारा का सारा मामला जो चल रहा है, ये सब लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, सिर्फ एक वोट लेने की राजनीति कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ठीक नहीं है। 8 लाख की बात कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में 8 लाख ये इसमें है, ऑलरेडी है क्रिमिनल में, लेकिन राजस्थान में 2.5 लाख है। हमने जोर लगा रखा है पीछे से 2.5 से 8 नहीं कर रहे हैं। एक लेटर नहीं निकाल सकते, वो पार्लियामेंट में बिल ला करके पास करा कर ये 2 महीना में लागू कर देंगे। ये कुछ हो सकता है क्या? होने वाला काम है क्या? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये फर्जी बातें, फालतू की बात है, लोगों को भ्रमित करते हैं, टाइम खराब करते हैं। जो मुद्दा जिन्होंने वायदे किए थे वो वायदे से सब भूल गए, वायदे इनके सब पीछे रह गए।
सारे भाई थे जो किए, उसमें से कोई भी हुआ कुछ। आज सारी 11, 12, 1, 2 बजे से डिबेट चालू होती है रात 11 बजे तक। सिर्फ मतलब गाय, मंदिर, जम्मू कश्मीर, ये वो इसी बार की बातों पे टल्ला मार मूर के और सारे के सारे 10 घंटे खराब करते हैं। इससे क्या मिलेगा? कोई सोच नहीं, किसी आदमी की सोच नहीं। टीवी भी एक साइड में लगे हुए हैं, टीवियों को पता नहीं क्या हो गया, टीवी भी एक बात को एक साइड में लेके जा रहे हैं। एंकर इतनी ताकत लगाते हैं, जोर लगाते हैं कि अगर कोई प्रवक्ता नहीं बोल पाते हैं तो उसको इस तरीके से लेके जाते हैं, पता नहीं कि हमारी अगर कहीं गलती होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इस तरीके का डर्रा तो चल रहा है हिंदुस्तान में। सर मैं कहाँ जोर लगा रहा हूँ, आप बोल रहे हैं। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, टीवी आपके अलावा और बहुत है, टीवी और भी बहुत है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो काम चल रहा है, ये इस तरीके का जो डर्रा हिंदुस्तान में आया है, ये बहुत खराब है। देश के लिए खराब है, हिंदुस्तान के लिए खराब है, और राजस्थान के लिए तो राजस्थान में हम कह रहे हैं ये 10% देना, गरीबों को दे, कौन मना करता है? लेकिन देने का तरीका सही नहीं है, सोच सही नहीं है, कोई कुछ नहीं। इनको सिर्फ एक वोट, कोई वोट के अलावा सोच ही नहीं किसी की। आपकी क्या हो गया? बात आ गई, आपकी बात आ गई। हिम्मत सिंह जी, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। राजाराम जी, हिम्मत सिंह जी, आप सहमत हैं? ये जो व्यवस्था की है सरकार ने, ये मोदी जी के लिए दुधारी तलवार साबित होगी जी। इससे जो प्रक्रिया चल रही है मौजूदा, जो हमारा जो आंदोलन चल रहा था 10 साल से, वो 50% से ऊपर 2 बार विधेयक आया, 2 बार खारिज हो गए। अभी जैसे जैन साहब ने कहा, उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं मैं कि उन्होंने अभी जो अमेंडमेंट आना है वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ापन है उसके साथ साथ आर्थिक आधार का जोड़ा जाना है, मात्र केवल इतना है। अब जैसे मील साहब ने कहा कि जो डिबेट चल रही है वो डिबेट भ्रमित करने वाली है। वो 10%, 8 लाख की आय सीमा और ये जो चल रहा है ये बिल्कुल भ्रमित करने। अभी मात्र केवल अमेंडमेंट आना है, वो संविधान में संशोधन जो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन के साथ साथ आर्थिक आधार का जोड़ना है। दूसरी बात, मैं एक बात का और खुलासा करूं आप लोगों के बीच में, ये गुजरात में अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए मोदी जी ने एक नया शिबुका छोड़ा है, एक नया आप समझिए जुमला, जिसको जुमला कहते हैं, वो जुमला छोड़ा है। ये लागू होने में बड़ी कठिनाई आएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 50% से ऊपर बिल्कुल बैन कर रखा है। अभी पिछले दिनों राजस्थान में जो भर्तियां हुई, उस भर्तियों में जनरल से ज़्यादा कट ऑफ ओबीसी की गई है, एमबीसी की गई है, और उसका ही अभी तक समाधान नहीं हुआ। एक जज आता है, अलग फैसला दे देता है, दूसरा जज आता है, उसको दूसरे तरीके से लागू कर देता है। ठीक है। तो ये जुडिशली का जो मामला है, ये जुडिशली का मामला शांत नहीं होने वाला। इससे लोगों में आपस में वैमनस्य की भावना फैलेगी और लोग आगे सड़कों पे आएंगे। और मोदी जी ने ये सोच रखा है कि आगे मैं आने वाला नहीं हूँ, आगे वाली सरकार आए उसके लिए ये झगड़ा फैला के जाऊं, जो झगड़ा कभी सुलझे नहीं। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये हो। ठीक है सर, आप शुरू से चर्चा सुन रहे हैं, आप सहमत हैं इस आरक्षण से और आपको लगता है चुनाव से पहले इसका लाभ जो है वो जनता को मिल जाएगा? देखिए, आरक्षण की व्यवस्था जो लागू हुई है और जिसके लिए मोदी जी ने जो अहम फैसला लिया है, ये स्वागत योग्य है। और अगर सभी दलों की नीयत साफ हो तो इसको लागू करने में कोई दिक्कत नहीं है, संविधान के संशोधन में भी कोई दिक्कत नहीं है, और सब दल एक साथ इसको संशोधन के जरिए लागू कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जो एक अंत्योदय की भावना थी कि अंत में बैठे व्यक्ति का भी उदय होना चाहिए, उसके लिए भी कभी सूरज उगना चाहिए। मैं सोचता हूं कि इस आरक्षण से जो बचे हुए लोग थे, उन लोगों को इसका फायदा मिलेगा। आज तक जो बात की जा रही थी समाज को बांटने की, ये 10% आरक्षण लागू होने का मतलब ये है सारे समाजों को जोड़ना। इसके बाद सारे समाज उसमें जुड़ जाएंगे, और ये अगर तरीके से लागू संविधान में किया गया और 9वीं अनुसूची में इसको डाला गया, तो ऐसी स्थिति में मैं सोचता हूं कि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें इंटरफेयर करने की स्थिति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो नागराज के जो निर्णय दिए, उनमें भी उन्होंने कहा था कि आप पहले क्वांटिफाइड डाटा तो कलेक्ट करिए, बताइए तो सही कि इसकी आवश्यकता क्यों है। तो ऐसा केंद्र सरकार ने क्वांटिफाइड डाटा कलेक्ट करके और ये किया है, तो इस आरक्षण का जो है सुप्रीम कोर्ट में भी ये व्यवस्था बहाल रह सकती है। इसलिए किसी पहले से ही शंका आशंकाओं में जीना कि आगे ऐसा हो जाएगा, इसलिए अच्छा काम नहीं होना चाहिए। मैं सोचता हूँ ऐसी नकारात्मक सोच किसी को नहीं रखना चाहिए। इस व्यवस्था को लागू होगा तो सर्वोदय होगा, सबका विकास होगा। जाकिर साहब, विवाद क्या है जब अगर सरकार ये फैसला ले रही है और अगर ये उन लोगों के हित में है जिन लोगों को वाकई इस आरक्षण की जरूरत है, वो भी आर्थिक आधार पर, तो इसमें आपत्ति क्या है, विवाद क्या है? किसी भी राजनीतिक दल को, भले वो सीधे तौर पर सामने नहीं आ रहा हो।
देखिए, सभी का विकास की बात हो रही थी और पास कर लीजिए सर, उदय की माइक बात पास कर लीजिए सर, माइक। अंत्योदय और उदय की बात हो रही थी। इसमें गंभीर प्रश्न ये देखना है कि आज 8 लाख रुपए की जो सीमा बता रहे हैं वार्षिक आय, आप देखिए कि इस देश में औसत आदमी की आमदनी 20,000 रुपये मासिक से ज़्यादा नहीं है, जिसके हिसाब से 2,40,000 रुपये वाला अपने संघर्ष कर रहा है, अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। उस स्थिति में क्या ये वोट के चक्कर में मध्यम वर्ग को लुभाने का प्रयास तो नहीं है? सभी का आरक्षण हो, इसमें किसी को गुरेज नहीं है, इसका स्वागत करते हैं। लेकिन इसमें जो राइडर्स लगाए जाएंगे उससे कहीं हम गरीब का या पंक्ति में जो अंतिम बैठा है उसका उदय करना चाहते हैं या राजनीतिक लाभ, इसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए। और जिस देश में 98% लोग 3 लाख से कम आमदनी वाले हैं, 50,000 से ऊपर आमदनी नहीं है उनकी, तो इस हिसाब से भी देखें तो 8 लाख वाले तो बहुत कम लोग हैं, तो उनका उत्थान करना चाहते हैं, या हम गरीब जो बैठा हुआ है जिसके पास कुछ नहीं है, जो संघर्ष अपनी रोटी और रोजी के लिए कर रहा है, उसके लिए जो राइडर 5 एकड़ जमीन, 5 एकड़ कितने लोगों के पास है? इसी प्रकार से 1000 जो 100 गज का शहर में 100 गज में 2 बाथरूम और 2 कमरे का एक अच्छा फ्लैट मिलता है, ऐसे कितने लोग हैं? मैं समझता हूँ ये गरीबी के साथ मजाक होगी, इसलिए ये सही है कि उनके उत्थान के लिए योजना बने और सबके लिए आरक्षण हो, ये अच्छी बात है। लेकिन इसमें जो राइडर्स लगाए उन पे चिंता करने की जरूरत है। भार्गव साहब, शुरू से आप बहस सुन रहे हैं, आरक्षण की दरकार आपको भी है, अब लगता है कि ये आरक्षण मिलने के बाद के अंदर एक संतुलन बनेगा, समाज में संतुलन आएगा? मैं तो ये समझता हूँ इस आरक्षण से चाहे नाम डाल दिया है कि मुसलमानों को भी फायदा होगा, हमें इससे कोई फायदा नहीं पहुँचने वाला है। हमारे यहाँ तो ओबीसी में भी हम लोग शामिल हैं, लेकिन वहाँ भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर इसका वर्गीकरण हो जाए, चाहे हमारे हक में 1% ही आए, तो ही हमें फ़ायदा हो सकता है। हम वैसे शिक्षा में भी पीछे हैं और हमारी माली हालत में भी हम पीछे हैं, हर एतबार से हम कमज़ोर हैं। तो हम बहुत टाइम से ये बात कहे जा रहे हैं कि भाई अगर हमें आरक्षण जो दे रखा है उसका वर्गीकरण अगर हो जाता है तभी हमारी कौम को फ़ायदा हो सकेगा। और जहाँ तक ये मैं तो समझता हूँ पिछले 4.5 साल में जब मोदी जी ने कुछ नहीं किया, तो ये लॉलीपॉप के अलावा मुझे तो कुछ नज़र आ नहीं रहा कि ये कुछ हो जाएगा। अगर ये वाकई इनकी नीयत अच्छी थी और ये करना चाहते थे, तो 4.5 साल में अगर ये पहले शुरुआत कर देते तो अब तक मिल गया होता। मुझे तो बल्कि एक बात और लगती है, और वो ये लगती है कि जिनको ये आरक्षण देना चाहते हैं, अगर उन्हें आरक्षण नहीं मिला तो वोट मिलने की बजाय वोट कट हो जाएंगे कि भाई हमें ये धोखा दिया आरक्षण के नाम पर। तो ऐसी नीति कि जिससे ये लाभ लेने वाले थे, इसी तरह इन्होंने दलितों के साथ भी एक काम किया कि हम दलितों का एक काट करके और सवर्णों को राजी कर देंगे, और बाद में फिर वापस जोड़ करके सवर्णों को नाराज कर दिया। तो ये पॉलिसी मोदी जी इस वक्त कोई सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी ये पॉलिसी नुकसानदेह होगी। और जहाँ तक आरक्षण 10% देने की बात है, हम इसमें इनका स्वागत करते हैं, मिलना चाहिए, लेकिन इसमें मुसलमानों को जब भी मिल पाएगा कि इसका वर्गीकरण हो जाए, जो हमारे हक में हो सकता है उतना हमें मिल जाए, बाकी दूसरी सभी समाजों के लिए उनके आबादी के लिहाज से जो जिसके जितना मिलता है तब जाकर के इसका फायदा होगा। वरना जो सक्षम लोग हैं, आज ओबीसी में भी जो सक्षम है सारा लाभ वही उठा रहे हैं, इसमें भी सारा लाभ वही उठाएंगे जो सक्षम है। ठीक है सर, ठीक है। और चर्चा जनमंच में आज चल रही है आरक्षण को लेकर। सत्यनारायण जी, आपने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि ये जो आरक्षण है ये राजनीति का विषय बन गया। हालांकि मैंने शुरू में भी कहा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इसका विरोध किया नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो देश में पहले से 50% या मैं यूं कहूं कि 49.5% जो आरक्षण चल रहा है, क्या इसी में से ये 10% दिया जाएगा, इसके आगे दिया जाएगा, या वाकई इस पर सियासत हो रही है, या फिर लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर जो है वो दूसरी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ये आरक्षण का जुमला जो है वो जनता के बीच में छोड़ा गया। आप क्या सोचते हैं सत्यनारायण जी?
आज की बहस से भी हमने आरक्षण का राजनीतिकरण ही किया है। हमने आरक्षण पर बात ही नहीं की। संविधान निर्मात्री सभा ने जब ये महसूस किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल गई, अब सामाजिक बराबरी लाने के लिए भी कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है, तब उस समय ये तय किया गया कि जिन लोगों के साथ छुआछूत होती है या जो जंगल में रहते हैं या जो सचूत हैं, छुआछूत चाहे नहीं हो और उनको समान व्यवहार नहीं मिलता, जो वंचित हैं, गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनको सामाजिक स्तर जब तक बराबर नहीं लाएंगे तब तक उनको इस आज़ादी का कोई लाभ नहीं। इस दृष्टिकोण से आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद में जो भी आपने बताया कि 1951 में पंडित नेहरू के टाइम पर भी जब अमेंडमेंट हुआ 15 में और 16 में, तो उसमें साफ कहा था प्रधानमंत्री ने भी और पार्लियामेंट ने भी कि आर्थिक को नहीं जोड़ा जाए। इसी पार्लियामेंट में जिसमें सबसे बड़े विद्वान लोग थे, सबसे ज़्यादा सामाजिक थे, मगर आज की तारीख में जबकि आरक्षण 50% छोड़ 20-25% भी नहीं मिल रहा है, केवल एक सीमा निर्धारित है, उस समय हम आर्थिक की बात करें, सुप्रीम कोर्ट मना कर चुका। माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने एक कमीशन बनाया था, उस समय सोली सोराब जी ने उनको ये गाइडेंस दी थी कि आप अगर ऐसा करेंगे तो ये नवी सूची में भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये वाइड कानून है और इसको वहाँ ले जाने से भी कोई लाभ नहीं होगा। आप न तो आर्थिक कर सकते और न ही 50% से अधिक कर सकते। जो लोग अब तक मेरिट बनाम आरक्षण की दुआएं करते थे, जो लोग अब तक ये कहते थे कि आरक्षण खत्म हो, आपके आरएसएस के प्रमुख ने भी कही थी और लोगों ने भी कही थी, उन्होंने उस चीज़ का टर्न लेकर के ये जो प्रोविजन किया है, मैं समझता हूँ पूर्णतः अवैधानिक है। ठीक है, और इससे गरीब को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। ठीक है। प्रोफेसर गुप्ता, आप शुरू से इस बहस का हिस्सा रहे, सुन रहे, प्रैक्टिकली आपको ये डिसीजन कैसे लगता है? आपको क्या लगता है व्यवहारिक तौर पर ये जो है वो कितना इम्प्लीमेंट इसका हो पाएगा और वाकई उन सवर्ण जातियों को इसका फायदा मिलेगा? राजनीतिक अवसरवादिता का नमूना है जी। भाजपा को लगा कि अब चुनाव चूंकि वो हार रहे हैं, लिहाजा कुछ ना कुछ तो किया जाए, तो उन्होंने ये कार्ड खेला। और कल से मैं इस बहस को देख रहा हूँ, आप भी सब लोग इस बहस को सुन रहे हैं, लगातार एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है, सवर्ण के लिए आरक्षण, सवर्ण के लिए आरक्षण। ऐसा लगता है कि इस आरक्षण के माध्यम से एक हिंदूवादी कार्ड और आगे लाने की कोशिश की गई है। हालांकि आज कुछ कहा गया कि इसमें अन्य जो पिछड़ा वर्ग है, जो माइनॉरिटी से रिलेटेड लोग हैं, उन सबको भी इसमें शामिल किया जा सकता है या शामिल किया जाएगा। तो एक सवाल तो मेरा ये है कि ये केवल एक हिंदूवादी कार्ड और अपनी हार को टालने का एक इनका प्रयास है, जो कि असफल साबित होगा। दूसरा पक्ष यह कि आरक्षण क्यों? अब तक जो बहस थी, सत्यनारायण जी सही कह रहे थे, मैं आर्थिक दृष्टि से और शैक्षणिक दृष्टि से इसलिए पिछड़ा हूं क्योंकि मुझे सामाजिक हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिया गया और मुझे वहां से आगे बढ़ने नहीं दिया गया। इस प्रक्रिया को तोड़ने के लिए, समानता के भाव को उत्पन्न करने के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को शुरू किया गया था, चाहे वो संविधान सभा हो, और आपको ध्यान हो काका कालेलकर कमीशन जब आया था उस पर भी ये बहस चली थी। और वो लोग जो आज सवर्णों के लिए आरक्षण की बात कर रहे हैं, मैं उनको याद दिलाऊं, मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस के बाद में आपने विश्वविद्यालयों के अंदर क्या किया था, और जो विद्यार्थी सड़क पर आए थे वो विद्यार्थी किस राजनीतिक दल के थे और उनकी अपनी मंशा क्या थी। हम पूरे उस इतिहास को अगर जान लें तो हमको ये लगता है कि ये आरक्षण का सवाल सिर्फ एक राजनीतिक अवसरवादिता का नमूना है, इसे लागू नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज मैं आपको एक और बता दूं, एक लंबे समय से आप देख लीजिए ये बहस आज चल रही है, देश के लगभग 18-19 करोड़ मजदूर आज सड़कों पर हैं और पूरा का पूरा किसानों का तबका उन मजदूरों की हड़ताल के साथ में, 2 दिन की हड़ताल के साथ में आप लगातार देख रहे हैं, लॉन्ग मार्च से लेकर के किसानों का दिल्ली में इकट्ठा होना आपको परेशान कर रहा है। अब उस परेशानी से जनता का ध्यान हटाने के लिए आप कोई ऐसी चीज ले आए सामने कि पूरी बहस
उस पे जाकर के मुड़ जाए। मुझे लगता है इसलिए आपने बहस को मोड़ने का ही तरीका, ये व्यावहारिक रूप से लागू नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और उसके बाद में जनता का आक्रोश, इन दोनों चीजों को लागू नहीं होने ठीक है सर, आम आदमी पार्टी भी हमारे बीच में मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। नारायण बारड साहब, पहले आप जो है वो कानूनी व्याख्या बारड साहब आपने इसकी सुन ली, आप सामाजिक व्याख्या के अंदर देखेंगे बारड साहब, तो इस 10% आरक्षण को आप क्या मानते हैं? मैं ये कहूँगा कि इस समय किसी के घर पूनम है, किसी के घर दिवाली है, खेतों में सन्नाटा है, रात अमावस्या काली है। पूजनीय नितिन गडकरी जी ने 5 अगस्त को औरंगाबाद में कहा कि क्या करोगे आरक्षण लेकर जब रोजगार ही नहीं है। आपके केंद्रीय मंत्री कह रहे फिर आप रोजगार हमें ये आरक्षण दे क्यों रहे हो। इस देश में हर दिन 30,000 लोग रोजगार के लिए बाजार में निकलते हैं, आप 450 को रोजगार देते हो। ये आरक्षण किस काम का है जो आप सरकार आपकी जाने में 100 दिन बचे हैं तब आप हमको दे रहे हो। और आपने ये हमारा ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि जब मैंने आम आदमी की आय की बात की आप गाय की बात करने लगे, जब मैंने जॉब की बात की आपने कहा आपको 2 GB डाटा दे दिया, हमने आटा मांगा आपने हमसे डाटा मांग लिया। तो आपने एक मखौल बना के कर दिया। आप कौन सी समरसता की बात करते हो। 5200 किलोमीटर लंबा भारत का भूगोल है, इसकी सरहद है। इस पूरे देश में चले जाइए, अगर समरसता होती तो आपको दलित मिष्ठान भंडार मिलते, आपको वाल्मीकि भोजनालय मिलता, ये हकीकत है। और एक आरक्षण वो भी है, 30 लाख हमारे यहाँ पूजा घर है, इबादत गाह है, क्या उनमें आरक्षण नहीं है क्या? किसी में आपको एक दलित पुजारी नहीं मिलेगा। तो भारत में इस समय ILO का कहना है कि 1,86,00,000 लोग बेरोजगार हैं। आप उनको रोजगार न देने की वजह से आप कभी गाय की बात करते हो, कभी आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की बात करते हो। हम सारी राजनीतिक पार्टियों को मिलकर कोशिश करना चाहिए कि अगर भारत को बचाना है तो हमें रोजगार देना पड़ेगा। सरकार मजबूत नहीं, सरकारी संस्थाएं मजबूत भी होनी चाहिए। एक करके आप सरकारी संस्थाओं को बंद कर रहे हो, आप रोजगार नहीं निकाल रहे हो। 63,000 पोस्ट के लिए 2 करोड़ लोग आवेदन करते हैं। आखिर हमारे बच्चे जाएंगे कहाँ? किसी को माइंस मिल रही है, किसी को लैंड अलॉट हो रही है, गरीब आदमी के पास तो कुछ भी नहीं है और हमारा अनाज बेकार जाता है। हमारे पास पूरे साधन, हम संसार के दूसरे बड़े फल सब्जी पैदा करने वाले मुल्क हैं, लेकिन हमारी आधी औरतें कुपोषण की शिकार है। किसके पास दौलत जा रही है? आप कह रहे इकोनॉमी हमारी बढ़ रही है, आखिर अगर इकोनॉमी बढ़ रही है तो फिर वो किसकी जेब में पैसा जा रहा है? ठीक है। इसलिए इस आरक्षण का इस समय कोई अर्थ नहीं है सिवाय इसके कि आप लोगों का भावनात्मक मुद्दों से ध्यान हटा दो। ठीक है। अमित लियो, आम आदमी पार्टी। अमित, आपकी पार्टी इस आरक्षण से सहमत है क्योंकि विरोध आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जो है वो सामने नहीं आया? जी आसिफ भाई, एक राजनीतिक पार्टी के रूप से दिल्ली के मुख्यमंत्री और हमारे प्रभारी अरविंद केजरीवाल जी ने इसका समर्थन किया है और मैं भी प्रवक्ता होने के नाते ये बताना चाहूँगा कि ये जो इन्होंने फैसला किया है उस फैसले का तो आम आदमी पार्टी समर्थन करती है, लेकिन जो पर्दे के पीछे की सच्चाई है, जो अभी हमारे बीच जितने भी लोग हैं उनमें से अधिकतर लोगों की सबकी एक राय है, वही हमारी भी राय है कि असल में जो टाइमिंग है इसको लागू करने के लिए, जब 100 दिन बाकी बचे हुए हैं तब ये इसको लागू करने की बात कर रहे हैं, तो ये इनकी मंशा पे सीधे सीधे साफ साफ प्रश्न चिन्ह लगता है। और जो जितने भी मीडिया चैनल्स हैं वो सब इसको जो है एक मास्टर स्ट्रोक का नाम दे रहे हैं। तो जनता, जो भारत की जो भोली वाली जनता है, उसको मोदी जी की सरकार ने अपनी गुगली में फंसाने का एक जो है कोशिश, एक प्रयास किया है। लेकिन मैं इस पे कहना चाहूँगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिस तरह से छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इनको हार का सामना करना पड़ा है, तब जो है इनको लगा कि हमारी जो पुरानी गलतियां हैं उनको हम सुधारें। तो ये सीधे तौर पर एक अवसरवादिता है, इसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अमित, ओके। विकास सोमानी जी, लगातार आपने दूसरे प्रवक्ताओं से भी सुना, उन नेताओं को भी सुना जिन्होंने आरक्षण के अंदर जो है नेतृत्व किया अपनी अपनी जातियों का। बार बार सवाल उठ रहा है मंशा पर कि ये लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, इसलिए शिगुफा छोड़ा गया है, व्यवहारिक धरातल पर इसका कोई इंप्लीमेंट नहीं होना है। आप सहमत हैं? क्योंकि लगातार सभी वक्ताओं ने और नेताओं ने ये बात कही है। सामान्य वर्ग को आरक्षण के लिए निरंतर आप देखें 1953 से जब कालेलकर साहब के अध्यक्षता में गठित कमेटी के जो परिणाम आए थे, उसके बाद बार बार इस बात को रहा कि सामान्य वर्ग को आर्थिक रूप से आरक्षण किस प्रकार दिया जाए, उसका
विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने समय समय पे आवाज भी उठाई, विभिन्न संगठनों भी उठाया, और हमारे राजस्थान से भी हमारे जो हिम्मत सिंह जी वगैरह जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं उन्होंने अपनी बात को उठाई। पर इस बात में महत्वपूर्ण कहना चाहूँगा कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस दृढ़ इच्छा शक्ति से लोकसभा में रखने के लिए इसको रखा है, और आप देखें कि संविधान के अनुच्छेद 15 अनुच्छेद का जो 5वां है वो 51वां संशोधन विधेयक हुआ था 2005 में। उसके बाद ये रखा कि पिछड़े को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, उसको किस प्रकार से उन्नति दी जाए, तो उसमें आर्थिक आधार सब जोड़ना था। जैसा कि ए.के. जैन साहब ने भी एक बात कही कि साहब इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है। मैं जैन साहब से बात कहना चाहूँगा कि वो चाहे संविधान का अनुच्छेद 15 में 5th पॉइंट हो या 16 में 4 पॉइंट हो, जिसमें सरकारी नौकरियों सरकारी रोजगार में अवसर प्रदान करने की बात हो, तो दोनों में जो अमेंडमेंट की बात थी कि उसमें एक आर्थिक आधार पर सब जोड़ना था, वो सब जोड़ने की जो एक प्रक्रिया अपनाई जा रही है एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, तो मैं समझता हूं कि सामान्य वर्ग को लाभ होना है। क्योंकि ज्योतिबा फुले जी ने एक बात कही, आसिफ भाई आप देखिए कि शिक्षा के अभाव में ज्ञान का लोप होता है, और ज्ञान के अभाव में शिक्षा का धन का लोप होता है, और धन के अभाव में विकास का लोप होता है, और विकास के अभाव में गरीब का लोप होता है। जब गरीब का लोप होने लगता है तो गरीब को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उस बात को आगे बढ़ाने के लिए जो एक चेष्टा की गई और उसका अमेंडमेंट करके संविधान में आज 124वें संशोधन विधेयक के रूप में जो पेश किया है, तो हम समझते हैं कि जो बात बार बार एक बात और सामने आ रही है कि साहब 8 लाख रुपए वार्षिक आय, तो 8 लाख रुपए वार्षिक आय का जो एक्ट या जो बिल होगा उसमें स्पष्ट रूप से हम देखेंगे कि वो परिवार की आय है या व्यक्ति विशेष की आय है। उसमें कई चीजें जो सामने आएगी जब इसका एक प्रस्ताव बिल जब पारित हो चुका होगा राज्यसभा में भी, और सभी दल करीब करीब इसमें सहमत हैं। और ये बहुत लंबी यात्रा है जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने, विभिन्न सामाजिक संगठनों ने पिछड़ों को आर्थिक आधार पर एक आरक्षण प्राप्त होने के लिए, सत्यनारायण सिंह जी ने भी एक बात कही थी पहले कि जब आप देखिए संशोधन में माननीय भीमराव अंबेडकर साहब ने सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे आगे बढ़ाने के लिए, उन्नति के लिए एक प्रावधान रखा था, पर उसके साथ साथ ये प्रावधान भी रखा था कि संविधान में कभी भी संशोधन किया जा सकता। उसी संशोधन में आज सामान्य वर्ग को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाभ देने का प्रयास करा है कि 10% उनको आरक्षण मिले और वो मुख्य धारा में अपनी भूमिका निभा सके। ठीक है, तो ये बहुत सकारात्मक कदम है, उससे आमजन को लाभ मिल पाएगा। मोहनलाल बैरवा जी, ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं समझता हूँ जिस मुद्दों पे आपको बात करनी चाहिए थी शायद वो अभी तक नहीं आ पाई। मैं आपके डाटा के साथ बात करना चाहता हूँ, आंकड़ों के साथ बात करना चाहता हूँ कि देश के अंदर 27% ओबीसी को आरक्षण दे रखे हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारी जातियाँ हैं, और 22.5% SC/ST को आरक्षण दे रखे हैं। कुल मिला के 49.50% आरक्षण होता है। तो मोदी जी आखिर बेवकूफ़ किसको बना रहे? देश के 85% लोगों को 49.50% में बांध रखा है, और 51.50% खुला आरक्षण सवर्णों के लिए बाकी बचा हुआ है। तो अभी मोदी जी कंकड़ पत्थर फेंक रहे हैं कीचड़ के अंदर, ये कीचड़ उछल के उनके कुर्ते पे आने वाला है, और देश के जो ओबीसी के लोग हैं वो जगेंगे और नए ग्रह की स्थिति तरफ मोदी जी देश को धकेलने। ठीक है, चौधरी साहब। बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो बोल रहे थे कि जो भाजपा का जो नारा था सबका साथ सबका विकास, उसके अनुसार निर्णय लिया। उस बीजेपी के मेरे साथी को याद दिलाना चाहता हूँ, उनकी सरकार थी तेलंगाना के अंदर TRS के साथ में, KCR राव के साथ में। तो नवंबर 18 के अंदर पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह जी ने कहा कि जब 12% मुसलमानों को आरक्षण दिया गया तब उन्होंने अपना समर्थन वापस लिया था और कहा था कि ये ओवैसी के दबाव में निर्णय ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि 50 से ऊपर नहीं जा सकते। आज अमित शाह जी क्या बताएंगे कि ये जो निर्णय है मोदी जी ने किस हिसाब से लिया है, जो तेलंगाना में आपने जो बयान दिया था। एक चीज। दूसरा, बीजेपी का जो मेरा साथी कह रहा है कि आपके जो प्रयास हैं, कांग्रेस के जो प्रयास हैं वो गंभीरता से नहीं रहे, अब हमारे साथ में होना चाहिए। बीजेपी के साथियों को पता होना चाहिए, जब 91 मंडल आयोग की जब रिपोर्ट लागू करने का समय आया था तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कमंडल की राजनीति की थी और रथ यात्रा शुरू की थी। अगर आप गंभीरता से प्रयास करते तो आज ये उन वंचितों को मिलता, लेकिन इन राज्यों के नतीजे आपको बता रहे हैं कि आप विवश और मजबूर हैं ताकि तात्कालिक संकेत दे सके, आप इसको भी लागू नहीं करना चाहते। तीसरा, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं उस जो आरक्षित जो वर्ग था उसने दशकों तक इस दंश को झेला और कहा कि ये व्यक्ति है वो आरक्षित वर्ग से आता है। जो अनारक्षित वर्ग है आज उस वर्ग में शामिल होने के लिए लालायित है, और ये आरक्षित वर्ग की जो नुमाइंदगी करने वाली भारतीय जनता पार्टी है उसने कभी समरसता की बात नहीं की। पिछले रविवार को लाल किले के ऊपर समरसता की खिचड़ी बनाते हैं। समरसता की खिचड़ी समाज के बीच में जाके और सामाजिक रिश्तों के ताना बाना बुनिए, निश्चित रूप से समरसता बनेगी। ये आपके लोभ और लालच की सत्ता की समरसता है जो इस देश का, इस मुल्क का तमाम वर्ग समझ रहा है और आपके झांसे में आने वाला नहीं है। ठीक है, शंकर गोरा।
देखिए, कांग्रेस का और पूरे विपक्षी दलों का तो एक ही काम हो गया है कि मोदी जी कुछ भी करे उसके बीच में कुछ ना कुछ नाक में कुछ निकाले। मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो ये कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत लाइए। मोदी जी नोटबंदी करते हैं तो जनता के बीच में जा जाके कहते हैं कि विरोध करिए। आज मोदी जी ये आरक्षण लेके आए हैं, जो सवर्ण लोग हैं, जो सामान्य वर्ग है, उसमें जो गरीब तबका है उनके लिए आरक्षण लेके आए, तो ये कह रहे हैं कि इसमें अभी लास्ट में चुनाव के समय क्यों लेके आए। अरे भैया, समय समय पर आपने तो सभी चीजों पे सवाल उठाए हैं, आपका तो सिर्फ विरोध करने का काम रहा है। आप इसमें अपना स्टैंड क्लियर करिए और बताइए कि आप मोदी जी के साथ है या नहीं है। स्टैंड ये है कि गुजरात के अंदर आरक्षण दिया, गुजरात के हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया। यहाँ पे आरक्षित वर्ग राजस्थान में आपकी सरकार लाएगी मुसलमानों का आरक्षण? राजस्थान में मुसलमानों का आरक्षण पास करेंगे क्या आप? एक भी सांसद राजस्थान में मुसलमानों का आरक्षण पास करेंगे क्या? तेलंगाना की बात कर रहे हो, आपकी सरकार है, आप यहाँ की बात करो। आप राजस्थान में मुसलमानों का आरक्षण लाएंगे क्या? बताइए आप। अरे मैं कह रहा हूँ, आप मुसलमान समर्थन की मिले नहीं, आप मुसलमानों के आरक्षण की बात कर रहे हो तेलंगाना में, क्या राजस्थान में आप लाओगे क्या? क्या आप इस सवर्ण आरक्षण के विरोध में हो क्या? और समाजों को लड़ाया। मैं कह रहा हूँ, आप तेलंगाना की बात करो, राजस्थान में आप क्या करेंगे बताइए? आप राजस्थान में क्या करेंगे बताइए? आप अमित जी आपके पीछे वो कुछ कहना चाह रहे हैं, आप खड़े हो जाइए, आपका कैमरा उस पर। राजस्थान में लाओगे क्या मुसलमान आरक्षण? आप बताइए, तेलंगाना की बात कर रहे हो, आप तेलंगाना की बात कर रहे हो, राजस्थान में मुख्यमंत्री का मुसलमानों के आरक्षण लाओगे क्या? इस बात का जवाब दो। क्या इसके पक्ष में हो, क्या सवर्णों के आरक्षण के विरोध में हो? उसको बोलना चाहिए। अमित जी मुद्दे पर रहते हैं। चौधरी साहब खड़े हो जाइए, आपका कैमरा उस तरफ है। मुझे ऐसा लगता है, मैं एक बहुत कॉमन मैन हूँ और युवाओं के साथ रहता हूँ, कि ये जो अभी जब फिल्मों का दौर चल रहा है, राजनीतिक फिल्में चल रही हैं, कुछ के ट्रेलर रिलीज होंगे, कुछ की फिल्में रिलीज हो जाएंगी। शायद मनमोहन सिंह जी वाली पूरी रिलीज हो जाएगी और जो पीएम मोदी जी बनी उनका ट्रेलर आ पाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ना सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर भी नहीं, सिर्फ नाम के साथ अगला चुनाव जीतना चाहते हैं। स्वर्ण आरक्षण फिल्म का नाम होगा, स्वर्ण आरक्षण, उसके साथ पूरा चुनाव जीतना चाहते हैं। क्योंकि इस बार ना तो ये मुद्दा लेके जा पाएंगे 15 लाख वाला, ना ये राम मंदिर वाला। तो अंतिम समय पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पीएम मोदी साहब एक स्वर्ण आरक्षण की एक फिल्म बनाएंगे। फ्लॉप फिल्म होगी निश्चित रूप से, क्योंकि मैं बहुत पहले, हम युवा हैं, हमने देखा कि बहुत पहले से चल रहा है, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, ये कोई भी आरक्षण की बात नहीं करेंगे। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, ये राजनीतिक पार्टी को सोचना चाहिए कि किस तरह से आम जनता का भला हो, उस पर काम करें। ठीक है, मुकेश निर्वासित। देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि वास्तव में जो कह रहे थे, नारायण जी भी कह रहे थे कि सारे मोर्चों पे केंद्र सरकार फेल हो गई है। रोजगार का मामला हो, चाहे विकास का हो, चाहे इवन झारखंड जैसे राज्यों में भूख से मौतें हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, खाने के लिए नहीं है। उन मुद्दों से बहस हटाने के लिए पहले ही पता है, जैन साहब बैठे हैं, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हो चुका है, तो वो सारे चीजें भी हैं। इसलिए ये होना जाना कुछ नहीं है, बस लोगों को पॉपुलैरिटी का गेम है कि कुछ दिनों के लिए पॉपुलैरिटी मिल जाए, बस हमें उससे वोट मिल जाए। मुकेश, आपको ऐसा क्यों लगता है कि होना जाना क्यों नहीं है? अगर केंद्र सरकार फैसला कर रही है और लागू करने की नीयत है, तो उसमें आपको दिक्कत, आपत्ति कहाँ आ रही है? 25% आरक्षण का बिल लाए थे पीवी नरसिंह राव 1991 या 92 में। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जैन साहब को पता है वो पूरा केस, मैं भी वो पूरा केस पढ़ के आया हूँ। उसमें वो क्वेश्चन कर दिया उसको, इसको भी जाके आगे क्या होना है, इसको भी आगे जाके क्या होना है, क्या संवैधानिक संशोधन होगा, उसके लिए ये सारी चीजें क्या लागू कर पाएंगे? हमें तो नहीं लगता है कि उस तरीके का राजनीतिक बिल है। लोगों को यदि रोजगार पैदा करिए ना, यदि आपको वास्तव में काम ही करना है लोगों के लिए, इस तरीके का बंदरबांट करके, और ये अवसर की बात नहीं है, ये भागीदारी की बात है, ये भागीदारी की बात है, ये भागीदारी की बात है। मैं, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। अमित जी मैं बोल रहा था, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, मैं नहीं बोल रहा था, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं पार्टी से नहीं हूँ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता। हाँ, आप जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, आप जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। उनको पूरी बात बोलने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए। आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। ये देखिए सर, वो सोशल वर्कर है, वो सर सुनिए। अरे देखिए, सबको बोलने का, अरे आप बायस नहीं है क्या? आप बायस नहीं है क्या? वो जब आप बोल रहे, मैं तो नहीं बोल रहा था, जब आप बोल रहे थे वो नहीं बोला था। आप सुनिए। मैंने बोला क्या जब आप बोल रहे थे? आप अपने नंबर बढ़ा रहे थे। अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। अरे मैं यही कह रहा हूँ कि वास्तव में ये जो बहस है, रोजगार की बात हो, लोगों के खाने की बात हो, लोगों के विकास की बात हो, उस तरीके का रोजगार पैदा करे जाए। 2 करोड़ लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखों का तादाद क्या हालत हो गया, नारायण जी कह रहे थे, उन सब पे बहस हो, उन सब पे बहस हो। सर आप किसी को रोक क्यों रहे हैं सर? नहीं, ये गलत बात है सर। नहीं, जब आप बोल रहे थे वो बोले थे बीच में।
राजनीतिक मंच नहीं है, राजनीतिक मंच नहीं है, ये मेरा गलत बात। आप अपनी बात पूरी करिए जल्दी से। सुनिए सर, अमित जी सुनिए। अरे भाई साहब आप सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। आप ऐसे मत हो सकते है ना, क्या दिक्कत है आपकी बात से? मतलब सर सुनिए, आप बोलिए। तो देखिए, ये जनता का पूरी तरीके से ध्यान हटाने के लिए और एक तरीके से एक सिकुफा छेड़ा जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि देश के नागरिक इस तरीके के आरक्षण लाए जाने से, पहले तो मुझे भरोसा ही नहीं है कि वो ला पाएंगे। लाए जाने से इसको देश को कोई फायदा होने वाला है। मुकेश, एक बार सत्यनारायण जी, सिर्फ 60 सेकंड है, समय की कमी है। 60 सेकंड से भी कम है। देखिए, मोदी जी ने मकर संक्रांति के ऊपर मोदी जी ने काठ की हांडी चढ़ाई है। अब देखिए उसकी महक तो आ रही है, लेकिन थाली में किसी के नहीं जाएगा शायद। ठीक है, आपका हो गया। ठीक है। देखिए सर, समय की कमी है सर। ये आरक्षण जो अभी इन्होंने घोषणा की है, ये जुडिशियल स्क्रूटनी में बिल्कुल नहीं ठहरेगा। अभी 16(4) में जो अमेंडमेंट की बात की थी, ओबीसी में उन लोगों को मिलता है जिनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। ये अगर 10% कर भी दिया तो कैसे होगा कि इनके पास तो 50% से ज्यादा पोस्टें ऑलरेडी हैं सवर्णों के पास। ठीक है, सोमानी जी संक्षेप में 30 सेकंड। 2006 में एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के जो सर सुनिए सर, इसकी बात सुनिए सर, जो मैं आ रहा हूँ। SR सिन्हा साहब की अध्यक्षता में 2006 में कमेटी बनाई थी। उसके जो क्वांटिफाइड डाटा थे वो 2010 तक केंद्र सरकार ने वो सामान्य वर्ग को आरक्षण के लिए आगे नहीं बढ़ाया। उसी को आधार मान के, उसी को बेस मानते हुए किया गया। तो इसके ग्राउंड्स पे जो वर्क किया गया है वो पब्लिक से आग्रह एम नागराज वाला मामला ले सभी को देखते हुए उनका उसके बाद इसको लागू करने के लिए अगर ऐसा हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी से पास हो जाएगा, क्योंकि 9 शेड्यूल में आने के बाद भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, सबको पता है, जैन साहब जानते हैं। लेकिन हमारे मानने यदि ऐसा होगा तो हमें सबसे ज्यादा खुशी होगी। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा ये कि जो हमारे जनता जो बैठी है वो सही बात कह रही है। ये पॉलिटिकल आफ्टर थॉट है, ये पॉलिसी फोरथॉट नहीं है जिसके आधार पर आप जनता को सचमुच में देना चाहते हो। आप सिर्फ झुंझुना पकड़ा रहे हो। इलेक्शन टाइम में आपने कह दिया अमेंडमेंट आया, उसके आपने पढ़ी लिया किस तरह से वो आया है। आप जाओगे, आपके पास समय नहीं पार्लियामेंट में डिस्कशन का, वोट ऑन अकाउंट लेने वाले हो और उसके बाद चुनाव हो जाएंगे। जुमला साबित होगा। एक जैन साहब, ये माइक आपके पास आ रहा है। जैन साहब, अब एक आम आदमी का सवाल, राजनीति सियासत इस पे बहुत हो रही है, खुलकर सामने कोई नहीं आ रहा, लेकिन कई तरह के मीन में इसमें निकाले जा रहे हैं। जैन साहब, अब बहुत सीधा सा सवाल ये है कि जो 10% आरक्षण का फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है और जिसको आपने पढ़कर ये कहा है कि इसमें तस्वीर ही साफ नहीं है कि किसको दिया जाएगा, उसके अंदर एक बहुत साफ सा सवाल ये है कि अगर केंद्र सरकार ये फैसला ले लेती है और संविधान के अंदर अनुच्छेद बदलकर इसको लागू किया जाता है, इसमें कितना समय लगेगा और इसका लाभ उस शख्स को कब मिलेगा? देखिए, संविधान संशोधन की जहां तक बात है, अब तक जो नरसिम्हा राव का 10% आरक्षण इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास में फेल हुआ था, वो सिर्फ इसीलिए इंदिरा साहनी के जजमेंट में फेल किया था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान संविधान में नहीं था। अब अमेंडमेंट कर आर्थिक आधार जोड़ा गया है। इसके बाद केंद्र सरकार नोटिफाई करेगी, परंतु 50% की लिमिट क्रॉस करने के लिए आपको क्वांटिफाइड डेटाज पेश करने पड़ेंगे कि ऐसी क्या परिस्थितियां हैं जिस कारण से 50% की लिमिट हम क्रॉस करेंगे। अगर वो क्वांटिफाइड डाटा नहीं है और वो क्वांटिफाइड डाटा पेश नहीं किए जा सकते हैं तो 50% का राइडर क्रॉस नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थिति में 10% आरक्षण इनसाइड 50% दिया जाना तो वैसे भी संभव नहीं है, क्योंकि 39.5% तक आरक्षण दिया जा चुका है। दूसरी बात, जो इंदिरा साहनी का जजमेंट है, नागराज का जजमेंट है और उससे पहले बालाजी का जजमेंट है, उसमें जो 50% की लिमिट क्रॉस करने की बात नागराज के जजमेंट पे आई है, उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि मान लीजिए कहीं शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन 85% है और वहां पर हम शेड्यूल ट्राइब्स का रिजर्वेशन 50% कर देते हैं तो ये रिवर्स रिजर्वेशन हो जाएगा और इन परिस्थितियों में 50% की लिमिट क्रॉस की जा सकती है। एक कैटेगरिकल उदाहरण दिया था। अब प्रश्न यहाँ पर यह आएगा कि 50% की, क्योंकि बालाजी का जजमेंट में भी यही कहा था कि आप रिजर्वेशन को रिवर्स रिजर्वेशन नहीं बना सकते, कि रिजर्वेशन को के लिए एक पूरे सेगमेंट को आप अवॉइड कर दो, तो इन परिस्थिति में क्वांटिफाइड डेटा। ठीक है सर, थैंक यू। बाद ही सारी बात हो पाई। ठीक है सर, एक लंबी प्रक्रिया से इस 10% आरक्षण को गुजरना है, न केवल कानूनी प्रक्रिया से बल्कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर भी।
अब देखने वाली बात यह होगी कि इस 10% आरक्षण का इम्प्लीमेंटेशन कब तक होता है। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में आए, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।